कोचिंग सिर्फ एक हेल्प कर सकती है आपको, लेकिन अल्टीमेटली एग्ज़ाम आपको देना है, इंटरव्यू आपको देना है। मेरा मोस्टली सब सेल्फ स्टडी से रहा है। जो रिसोर्सेज और बुक्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन मार्केट में, वो सब मैंने खुद से यूज़ करे थे और खुद से अपनी पढ़ाई करी थी। शिक्षा में इस सोशल मीडिया का आप कितना बड़ा प्रभाव मानते हैं? मतलब नेगेटिव कितना मानते हैं, पॉजिटिव कितना मानते हैं? देखिए, सोशल मीडिया के कहीं ना कहीं दोनों ही प्रभाव हैं, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। मेहनत करिए और जो भी आप अपने लिए एम बनाएं उसे सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने सोसाइटी के लिए, अपने लार्जर नेशन के लिए सोचें। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में किसान के बेटे ने यूपीएससी की परीक्षा पास कर 537वीं रैंक प्राप्त की है। न सिर्फ बुलंदशहर का बल्कि उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है। ज़्यादा जानकारी के लिए विपिन है मेरे साथ, विपिन राजौरा जी। उनसे मैं जानने का प्रयास करता हूँ कि ये कीर्तिमान उन्होंने किस तरह से स्थापित किया, क्या उनका शेड्यूल रहता था पढ़ाई का, और कहाँ उन्होंने कोचिंग की या सेल्फ स्टडी से ये मुकाम हासिल किया। तो सबसे पहले तो आपका न्यूज़ 24 में थैंक यू सर। तो किस तरह की आपकी शेड्यूलिंग रहती थी, किस तरह का आपका प्लान था और किस तरह से आपने ये कीर्तिमान स्थापित किया? सबसे पहला सवाल मेरा यही है। सर, शेड्यूल तो तीनों स्टेजेस के लिए अलग ही होता था। जैसे प्रीलिम्स के लिए एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स निकालने होते थे। मेंस के लिए थोड़ा उससे ज़्यादा होता है क्योंकि कम टाइम होता है, सिर्फ 2-2.5 महीने के करीब होता है मेंस में, तो उसमें और ज़्यादा टाइम देना होता था। फिर इंटरव्यू के लिए मोस्टली कम्युनिकेशन पे, अपने खुद के प्रोफाइल पे ध्यान देना होता है। तो वो तीनों स्टेजेस के लिए अलग अलग ही शेड्यूल था सर। अब विपिन जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने जो स्टडी कहीं आपने कोचिंग ली या सेल्फ स्टडी से ये सब कुछ हासिल किया? सर, मेरा मोस्टली सब सेल्फ स्टडी से रहा है। जो रिसोर्सेज और बुक्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन मार्केट में, वो सब मैंने खुद से यूज़ करे थे और खुद से अपनी पढ़ाई करी थी। इंटरव्यू के लिए जो मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में, वो सब मैंने लिए थे। तो मोस्टली मेरा सेल्फ से था सर। अच्छा, माना ये जाता है कि कोचिंग के बगैर सफलता जो है बड़ी मुश्किल से मिलती है, लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल अलग है। आपने सेल्फ स्टडी की और आगे तक आप गए। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो जिनके पास जो है तमाम संसाधन है, कोचिंग वो कर लेते हैं या कोचिंग नहीं करने हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, कोचिंग ही अनिवार्य होता है? नहीं, मेरे हिसाब से कोचिंग अनिवार्य नहीं है। हालांकि उसका एक ये फ़ायदा हो जाता है कि आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिलती है किसी के थ्रू, लेकिन आप खुद भी अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आप समझें एग्ज़ाम को, कि एग्ज़ाम में कौन सी स्टेज पे क्या होता है, कितने पेपर्स होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। फिर आप अगर कोचिंग भी कर रहे हैं तब भी आपको स्ट्रेटजी तो अपनी ही बनानी पड़ेगी। तो कोचिंग सिर्फ एक हेल्प कर सकती है आपको, लेकिन अल्टीमेटली एग्ज़ाम आपको देना है, इंटरव्यू आपको देना है। तो स्ट्रेटजी होगी, जो भी आप मेहनत करोगे वो आपकी खुद की होगी। तो एट द एंड ऑफ डे काम आपका ही होगा। कोचिंग सिर्फ एक डायरेक्शन दे सकता है, और अगर आपके पास कोचिंग नहीं भी है तब भी आप कर सकते हैं फॉर श्योर। अच्छा विपिन जी, मैं एक सवाल और मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी फैमिली का बैकग्राउंड, मैं जो समझ पा रहा हूँ आपके परिवार को देख के, आपके घर को देख के, वो टोटली ग्रामीण इलाके में आप रहते हैं, खेती किसानी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो किस तरह का बैकग्राउंड है? सर, मैं एक एग्रीकल्चर ओरिएंटेड फैमिली से हूँ। मेरे पिताजी किसान हैं और मेरी मदर हाउसवाइफ हैं। और मैं हमेशा मतलब अपनी स्कूलिंग 12th तक मैं अपने गांव में ही रहकर मैंने पढ़ाई की है। तो मेरा एक तरीके से जो बैकग्राउंड है उसमें 2 कंपोनेंट्स, रूरल और एग्रीकल्चर आते हैं। तो परिवार की अगर मैं माली हालत की बात कर रहा हूँ तो किस तरह की, मतलब कितनी ज़मीन है? एक तो किसान जो जिसके पास 200, 400, 500 बीघे ज़मीन होती है वो भी किसान होता है, जिसके पास 2 एकड़ ज़मीन होती है वो भी किसान होता है। तो आपके पास ज़मीन कितनी थी आपके फादर के पास, और किस तरह से आप सर्वाइव कर पाए इस क्षेत्र में? सर, हम स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स में आती है हमारी फैमिली। तो हमारी 5 हेक्टेयर से कम है जो भी ज़मीन है। और रही बात सर्वाइव करने की, तो पापा हैं, मेरे बड़े भाई हैं जिन्होंने फैमिली को सपोर्ट किया है। और रही बात मेरी पढ़ाई की, तो मेरी पढ़ाई के लिए मुझे हर स्टेज पे सरकार की तरफ से या फिर जहाँ से मैंने पढ़ाई की है वहाँ से मुझे स्कॉलरशिप्स मिले हैं फुल टाइम। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उन इंस्टीट्यूशंस का जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया आज तक, और उसी वजह से शायद मैं इतनी ऐसी जगहों पर पढ़ पाया। अच्छा, आपने सरकार की बात कही। सरकार के कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस से आपको आर्थिक मदद मिली, स्कॉलरशिप आपको मिली, और कहाँ कहाँ पर आपने शिक्षा ग्रहण की है? सर, सबसे पहले तो शुरुआत इसकी क्लास 12th में हुई थी, जब मैं
डिस्ट्रिक्ट में रैंक 1 पे आया था। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने मुझे रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार दिया था, जिसमें उन्होंने मुझे 1 लाख रुपए की मदद भी दी थी। और उसके बाद जब मैंने अपना एडमिशन लिया था दिल्ली में सेंट स्टीफेंस कॉलेज में, तो हमारी सरकार का जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो एक इंस्पायर स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, जो इंडिया में टॉप 1% स्टूडेंट्स होते हैं साइंस में। तो मुझे तीनों साल कॉलेज में वो स्कॉलरशिप मिली। उसके बाद मेरी खुद के कॉलेज की तरफ से मुझे एक सुमिटोमो स्कॉलरशिप करके है, वो मुझे वहाँ पे प्राप्त हुई। वहाँ पे मुझे बुक ग्रांट्स भी मिली यूनिवर्सिटी की तरफ से मेरे रैंक 1 लाने पर। और अल्टीमेटली मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल के साथ में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैं मास्टर्स करने यूके गया था, जहाँ पे मुझे मेरा कॉलेज है ट्रिनिटी कॉलेज, जिन्होंने मुझे एक प्रॉपर स्टूडेंटशिप दी थी वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए। अच्छा, तो आपकी सफलता में कहीं ना कहीं परिवार के अलावा सरकार का भी आप हाथ मानते हैं। जी बिल्कुल। दूसरी चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो आजकल के युवा हैं सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, शिक्षा को एक तरह से उन्होंने मतलब क्या समझ लिया है, और लेकिन वो टोटल टाइम यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तमाम सोशल प्लेटफॉर्म पे रहते हैं। तो क्या शिक्षा में इस सोशल मीडिया का आप कितना बड़ा प्रभाव मानते हैं? मतलब नेगेटिव कितना मानते हैं, पॉजिटिव कितना मानते हैं? देखिए, सोशल मीडिया के कहीं ना कहीं दोनों ही प्रभाव हैं, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। पॉजिटिव ये है कि कुछ बच्चे आज के टाइम पे घर रहकर ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब से अटेंड करके एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, अपनी नौकरी हासिल कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पार्ट हो गया है सोशल मीडिया का। तो लेकिन इसके कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं कि बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत सारा टाइम अपना वेस्ट कर दे रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो इसकी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपने जो आने वाली पीढ़ी है, बच्चे हैं, उन्हें सिखाएं कि सोशल मीडिया का सदुपयोग कैसे किया जाए और उसके दुरुपयोग से कैसे बचा जाए। तो इसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स की और जो टीचर्स होते हैं स्कूल में, उन सब की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। अच्छा, आपने यूपीएससी की परीक्षा को क्रैक किया है, इससे पहले भी क्या आपने कोई ऐसी परीक्षा को क्रैक किया है? और अगर क्रैक किया है तो वहाँ ज्वाइनिंग क्यों नहीं कर पाए? जी, मेरा इंटेलिजेंस ब्यूरो में सिलेक्शन हुआ था, लेकिन मुझे मेरा जो इंक्लिनेशन था वो सिविल सर्विसेज की तरफ ही था, तो मैंने वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया। अच्छा, कहीं और? सीजीएल में भी हुआ था। सीजन में वहाँ भी ज्वाइन नहीं किया? नहीं। तो आइए, मतलब यूपीएससी को ही आपने क्यों चुना? क्या लगता है कि इसमें क्या समाज और देश की सेवा का ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी? हाँ, मेरा सबसे बड़ा रीज़न यही था कि यहाँ पे जो स्कोप है मेरे काम करने का, और जो उस काम के थ्रू जो मैं इम्पैक्ट अपने सोसाइटी में कह लीजिए, फिर कंट्री के टुवर्ड्स कह लीजिए, वो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मैंने बताया कि मैं एक गांव में पला बड़ा, उसके बाद मैंने मेरे फार्मर एग्रीकल्चर बैकग्राउंड्स हैं, तो जितना मैंने देखा है जो सिविल सर्विसेज का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है वो इन्हीं 2 सेक्टर्स में होता है, रूरल सेक्टर में होता है और एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है। तो मैंने बचपन से ही वो इम्पैक्ट फील भी किया है, और अगर उस चीज़ की कमी रही है तो मैंने उसका अभाव भी महसूस किया है अपनी लाइफ में। जो मेरे अराउंड लोग हैं गांव में कह लीजिए, या फिर किसान हैं, उन सब की लाइफ में, तो मेरे अंदर से हमेशा से यही मोटिवेशन था कि मैं यहाँ पे जाऊँ और वो काम कर सकूँ जिसका कहीं ना कहीं बेनिफिट भी मुझे हुआ है, और उसके ना होने से मैंने उसका अभाव भी महसूस किया है। तो अच्छा, यूपीएससी की तरफ ही आपको जाना है, तो ऐसा क्या सोचा, क्यों सोचा आपने, क्यों, क्या वजह रही इसकी? मतलब आईएएस ही बनना है अब, और आपकी जो रैंक है वो 537 हुई है, तो क्या आपको क्या लगता है कि आपको आईपीएस मिलेगा, आईएएस मिलेगा, और क्या आपको? मुझे फ़िलहाल तो आईआरएस लग रहा है, रेवेन्यू से डिपार्टमेंट में। हाँ, बट अभी एलोकेशन लिस्ट नहीं आई है, तो वील सी क्या होता है उसमें। तो अब जो युवा हैं उनके लिए आप कुछ संदेश देना चाहते हैं कि वो किस तरह से, और जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं, जो गरीब फैमिली के बच्चे हैं और वो तैयारी करके ऊंचे मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए, उन युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आपसे यही कहूँगा कि आप मेहनत करें, अपने ऊपर एक यकीन रखें, और आप जो भी सपने देखें उनको लिमिट ना करें कि मैं भाई थोड़ा वीक बैकग्राउंड से आता हूँ, या फिर मैं एक गांव में पला बड़ा हूँ तो मैं ये नहीं कर सकता। आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आपको बस
खुद पर विश्वास रखना है और जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करिए। आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं आज के टाइम पे, सोशल मीडिया के थ्रू या फिर सरकार के थ्रू। तो आप मेहनत करिए और जो भी आप अपने लिए एम बनाएं उसे सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने सोसाइटी के लिए, अपने लार्जर नेशन के लिए सोचें कि आप उससे अपने कंट्री के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये विपिन जी हैं जिन्होंने यूपीएससी में 537वीं रैंक प्राप्त की है। साफ तौर पे कहना है कि अपने ऊपर यकीन रखें और उस यकीन को उस मुकाम तक पहुँचाएं ताकि जब तक आपको तरक्की न मिले। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24, बुलंदशहर।